नमस्कार दोस्तों, आप सभी का किशोर जीएस एकेडमी में स्वागत है। आप सभी देख रहे होंगे समान ज्ञान दर्पण। इसमें हम समान ज्ञान दर्पण प्रतियोगिता का मार्च महीने का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे बिंदुवार तरीके से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और आर्थिक परिदृश्य के बारे में। हर एक बिंदु के बारे में डिस्कशन करेंगे और लास्ट में समान ज्ञान दर्पण में जो 20 से 25 क्वेश्चन का जो समसामयिक महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ रहता है उसको भी हम तोड़कर देखने का प्रयास करेंगे कि एक क्वेश्चन से कैसे 2-3 क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो आइए हम लोग देखते हैं हर एक बिंदु को। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट है। हो गया आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, हो गया आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, इतिहास वही दोहराएगा, संघर्ष है जिसका जारी। आप सभी समझ रहे हैं कि अभी जो प्रतियोगी परीक्षा का दौर है उसमें कड़ी संघर्ष देखना पड़ रहा है। आप बिहार का एग्ज़ाम या फिर एनटीपीसी का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी का तैयारी कर रहे होंगे, तो उसमें देख रहे होंगे कि काफ़ी मात्रा में हाई कटअप जा रहा है। तो जिसका संघर्ष जारी है, जो हार नहीं माना है, उसी का जीत होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट देखते हैं, इससे ज़रूर देख लीजिएगा अच्छी तरह से, क्योंकि इससे एक न एक क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में ज़रूर टपकेगा। सबसे पहले आईसीसी की दशक की टीम के बारे में बात किया जाए तो आईसीसी की दशक टीम कौन घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने दशक की पुरुषों और महिलाओं के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट, ओडीआई एवं टी20 की घोषणा कर दी है, जिसमें भारत के विराट कोहली को विश्व के ऐसे एकमात्र खिलाड़ी हैं जो जिन्हें तीनों प्रारूपों में, यानी कि आपको विराट कोहली के बारे में याद रखना है कि विराट कोहली चाहे तो टेस्ट हो या तो ओडिया हो या टी20 हो, तीनों में क्या है, आईसीसी की दशक कहने का मतलब 2010 से 2020 के बीच में आपका सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। अब बात किया जाए पुरुषों की दशक की टेस्ट टीम में कौन कौन खिलाड़ी है, तो पुरुषों की दशक टीम में अगर खिलाड़ी की बात किया जाए उसमें विराट कोहली को ही कप्तान बनाया गया है। उसके अलावा किसको किसको शामिल किया गया है तो आप इसमें देख सकते हैं कि उसमें आपका एलेक्ट्रिकू को शामिल किया गया है। और एलेक्ट्रिकू कहाँ के हैं, ये आपका इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। टेस्ट बल्लेबाज बहुत ही अच्छी करते थे। डेविड वार्नर यहाँ पर हैं ऑस्ट्रेलिया के, केन विलियमसन न्यूजीलैंड के कप्तान, स्टीवन स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के, क्वार्क संगकारा ये आपका श्रीलंका के विकेट कीपर बैट्समैन से, बेन स्टोक कहाँ के हैं तो आपका इंग्लैंड के। इनके बारे में जानते होंगे कि अपने अकेले दम पर ये वर्ल्ड कप 2019 में इंग्लैंड को जिता दिया। रविचंद्रन अश्विन, डेल स्टेन, स्टुअर्ट ब्रॉड एवं जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड ये दोनों इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। अब ओडीआई की बात किया जाए कि इसमें किनको किनको रखा गया है, तो ओडीआई में महेंद्र सिंह धोनी को यहाँ पर कैप्टन के रूप में रखा गया है। और ये जानते होंगे कि एम ए धोनी विकेट कीपर है और इन्हीं के नेतृत्व में भारत ने 2011 वर्ल्ड कप जीता था, जिसमें श्रीलंका को हराया था। उसके बाद रोहित शर्मा को, डेविड वार्नर को, विराट कोहली को, एबीडी को, शकीब अल हसन को, बेन स्टोक को, मिशेल स्टार्क को, टेन बोल्ट याद करिएगा ये न्यूजीलैंड के हैं, इमरान ताहिर याद करिएगा साउथ अफ्रीका के हैं और लसित मलिंगा याद कर लेगा आपका श्रीलंका के हैं। उसके बाद टी20 के बारे में बात किया जाए दशक का, तो टी20 में भी यहाँ पर फहराया है, महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान बनाया गया है। इसके अलावा रोहित शर्मा को जगह मिली है। क्रिस गेल के बारे में सभी जानते होंगे, ये वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज हैं। ढाकर एरोन फिन को शामिल किया गया है। एरोन फिन जो है ऑस्ट्रेलिया के हैं। विराट कोहली, एबीडी, ग्लेन मैक्सवेल, केरेन पोलार्ड, राशिद खान, जसप्रीत बुमराह एवं लसित मलिंगा को शामिल किया गया है। अब हम लोग महिलाओं के बारे में देख लें कि महिलाओं के दशक का टीम में वनडे में और टी20 में किसको किसको चुना गया है।
तो अगर वनडे की बात किया जाए तो वनडे में मेन लेनिंग को कप्तान बनाया गया है महिलाओं में। इसके अलावा सूजी बेस्ट को, मिताली राज को, स्टीफन टेलर को, अहिलासी को, सराह टेलर को, एलिसा पेरी को, डॉन वान नियेक को, मारिजुको कैप को, झूलन गोस्वामी जो भारत के हैं, वो अनीसा मोहम्मद को चुना गया है। और महिलाओं की T20 में मेन लेनिंग, यहाँ पर ही मेन लेनिंग को कप्तान बनाया गया है। एलिसा हिली को विकेट कीपर बनाया गया है। सोफी डिवाइन को, सूजी बेस्ट को, हरमनप्रीत कौर को, स्टेफनी टेलर को, डिएंडा डोटिन को, एलिसा पेरी को, अनिया सुरसेला को, मेगन सर्ट को एवं पूनम यादव को बनाया गया है। तो ये आप जरूर देख लीजिएगा अच्छी तरह से। इससे एक न एक क्वेश्चन आपका NTPC में हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें आपका एक न एक क्वेश्चन टपकेगा ही टपकेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो समान ज्ञान दर्पण में दिया हो गया है। ठीक है, और एकदम कड़ी मेहनत से आपका प्रयास करना है इस तरह से कि हमारी लड़ाई तो तूफानों से है, लहरें बेजगह शोर मचा रही है। हमारी लड़ाई तो परीक्षा से है, पड़ोसी ऐसे ही शोर मचाए जा रही है। तो हमेशा मोटिवेट रहना है और एग्ज़ाम की तैयारी जोर शोर से करना है। अगला इम्पोर्टेंट न्यूज़ बना है, यहाँ पर देख रहे होंगे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2020 में और 2021 में 9 उच्च न्यायालयों में तबादला हो चुका है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पूर्व पद पर पहले कौन थे और वर्तमान पद पर अभी कौन है। तो इसमें देखेंगे, सबसे पहले हम लोग उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायमूर्ति S चौहान बने हैं। कौन बने हैं? न्यायमूर्ति RS चौहान। और न्यायमूर्ति RS चौहान के बारे में जान लीजिए, इससे पहले ये तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद सेकंड में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के बारे में। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अभी है न्यायमूर्ति मोहम्मद रफ़ीक। और न्यायमूर्ति मोहम्मद रफ़ीक के बारे में जानिएगा कि न्यायमूर्ति मोहम्मद रफ़ीक उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इससे पहले थे। तीसरा में है सिक्किम उच्च न्यायालय के। सिक्किम उच्च न्यायालय के बारे में याद रखिएगा कि न्यायमूर्ति JK महेश्वरी है। कौन है? JK महेश्वरी है। और इससे पहले कौन थे? इससे पहले कहाँ के थे न्यायमूर्ति JK महेश्वरी? तो इससे पहले आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। और चौथे नंबर आंध्र प्रदेश पर देखेंगे कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आंध्र प्रदेश न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति रूप कुमार हैं। और इससे पहले कहाँ के थे? सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। अब हम लोग देखेंगे मुख्य न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत यानी कि प्रमोशन किनका किनका हुआ है और कहाँ में हुआ है, तो ये हम लोग देखेंगे। तो इसमें प्रोन्नति में 5 गो का हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मद्रास का। तो मद्रास उच्च न्यायालय का, मद्रास उच्च न्यायालय के कौन है? न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी। और न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी अभी वर्तमान में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो क्वेश्चन है कि इससे पहले कहाँ के थे? तो इससे पहले आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। सेकंड नंबर पर उड़ीसा उच्च न्यायालय के, इनका भी प्रोन्नति हुआ है। ये न्यायमूर्ति डॉक्टर S मुरलीधर है। न्यायमूर्ति डॉक्टर S मुरलीधर। और न्यायमूर्ति डॉक्टर S मुरलीधर कहाँ के थे इससे पहले? तो इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर थे। उसके बाद देखेंगे तीसरे नंबर पर तेलंगाना उच्च न्यायालय के बारे में। तेलंगाना उच्च न्यायालय के अभी वर्तमान में न्यायमूर्ति हिमा कोहली है। कौन है? न्यायमूर्ति हिमा कोहली है। और इससे पहले न्यायमूर्ति हिमा कोहली कहाँ के थे? तो न्यायमूर्ति हिमा कोहली आपका दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। चौथे नंबर पर देखेंगे जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का। इसमें देखेंगे कि अभी जो वर्तमान में है न्यायमूर्ति पंकज मित्तल है। कौन है? पंकज मित्तल है। और इससे पहले कहाँ के थे? इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। और 5वें नंबर पर देखेंगे गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अभी हैं न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया। और इससे पहले कहाँ के थे? सुधांशु धुलिया जो थे इससे पहले उत्तराखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। तो टोटल 9
जो आपका ये जो इम्पोर्टेंट फल है वो कतई जहर के रूप में है। इसमें से एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में टपकाएगा ही टपकेगा। तो निश्चित रूप से ये सारे पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा कि वर्तमान में कहाँ के मुख्य न्यायाधीश है और इससे पहले कहाँ के पूर्व पद पर थे। अगला इम्पोर्टेंट बना है, नरेंद्र मोदी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना है कि नरेंद्र मोदी को मिल गया है अमेरिका का प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ द मेरिट। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बनेगा कि लीजन ऑफ द मेरिट कहाँ का सम्मान है। तो लीजन ऑफ द मेरिट याद करिएगा, ये कहाँ का है, अफ्रीका का सम्मान है, अमेरिका का सम्मान है। अमेरिका में हाल ही में चुनाव हो रहा था, डोनाल्ड ट्रंप और बाइडन के बीच में प्रतिद्वंदी था, जिसमें बाइडन इस बार 46वें नंबर का प्रेसिडेंट बन गए हैं और 49 नंबर का उपराष्ट्रपति पहली बार अमेरिकी मुल्क में बने हैं कमला बुआ, जिसका नाम है कमला हैरिस है। तो ये आप लोग समझ, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री श्री मोदी का लीजन ऑफ मेरिट सम्मान अमेरिकी राष्ट्रपति रक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ ब्रायन से ग्रहण करते हुए अमेरिका स्थित भारतीय राजदूत श्री तरनजीत सिंह संधू। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की तरफ से मिला तो सम्मान नरेंद्र मोदी का, लेकिन नरेंद्र मोदी उस अवसर पर उपलब्ध नहीं थे, तो इनके एवज में कौन उन्होंने सम्मान को ग्रहण किया, तो वो भारत के राजदूत थे श्री तरनजीत सिंह संधू, उन्होंने सम्मान को ग्रहण किया। और किनके द्वारा, तो अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ ब्रायन के द्वारा इन्हें दिया गया। आगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ बना है, ये कुछ आप लोग दिवस एक बार जरूर देख लेंगे, दिवस से भी क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले 20 ब्रेल दिवस के लिए, 20 ब्रेल दिवस या लुई ब्रेल दिवस, ये आप लोग याद करिएगा कि लुई ब्रेल जो है, जो अंधों के जो लिखने का तरीका है उसका खोज किया था, और उन्हीं के यादगार में 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है, लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस, जिसको NRI डे भी बोलते हैं, ये किस लिए मनाते हैं, क्योंकि 20 वर्षों के विदेश प्रवास के बाद महात्मा गांधी ने 1915 में 9 जनवरी को आए थे, यानी कि 9 जनवरी 1915 को आए थे। इसी उपलब्ध में 2003 से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। तो क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है, पहला आ सकता है कि प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है, और कब से मनाया जा रहा है, तो 2003 से मनाया जा रहा है। आगे बनता है 20 हिंदी दिवस, 20 हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को 20 हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब देखेंगे कि पहला 20 हिंदी दिवस कब मनाया गया था, तो पहला 20 हिंदी सम्मेलन नागपुर में 10 से 14 जनवरी 1975 को आयोजित किया गया था। इस उपलब्ध में 10 जनवरी को 20 हिंदी दिवस मनाने का निर्णय विदेश मंत्रालय ने 2006 में किया था, यानी कि 2006 से प्रतिवर्ष 20 हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। उसके बाद देखेंगे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 11 जनवरी को हुआ है, और स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी को, और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। पूछा जाए कि 20 युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, और 12 अगस्त के दिन ही 20 गज दिवस या हाथी दिवस मनाया जाता है। आगे है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसके साथ ही याद कर लीजिएगा नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके साथ ही इसमें 2 इम्पोर्टेंट पुस्तक दिया हुआ है। पहला पुस्तक है द प्रेसिडेंटियल ईयर, प्रणब मुखर्जी साहब का लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन कतई जहर क्वेश्चन एग्जाम में टपकेगा ही टपकेगा। इसलिए टपकेगा कि आप लोगों को याद होगा कि 2019 में प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न भी मिला था, और 2020 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन आपका है आई एम नो मसीहा किसका है, किस पर आधारित है, सोनू सूद और मीना के अय्यर के
मतलब कि सोनू सूद पर आधारित है। मीना के अय्यर ने इनको लिखा है। आगे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना है, ठीक है। और आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो के देखें, बहुत ही अच्छे से इसमें टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है। और मेरा प्रयास है कि जो एग्ज़ाम में आता है वही टॉपिक सिलेक्ट कर कर बताया जाए, क्योंकि मेरा मानना है कि हर टॉपिक ही एग्ज़ाम में टपकता है। तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो देखेगा, ठीक है। जीत हो या हार हो, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। इसी उम्मीद से आप एकदम एग्जाम का लड़ाई करते रहें, ठीक है। ये न्यूज बना है लक्षद्वीप पूर्णतः, लक्षद्वीप क्या बन गया है पूर्णतः जैविकीय कृषि वाला पहला केंद्र शासित बन गया है। यानी कि पूछा जाए कि पहला केंद्र शासित पर जो जैविक कृषि वाला है तो आपका क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। लेकिन एक चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा कि सिक्किम, अगर राज्य के बारे में पूछा जाए तो सिक्किम जो 2016 में ही आपका घोषित कर दिया गया था कि जैविक कृषि के रूप में, कि लक्षद्वीप से पूर्व सिक्किम को पूर्णतः जैविक खेती वाला राज्य घोषित कर दिया गया था। यानी कि कहने का मतलब अगर राज्य स्तर पर पूछें कि पहला तो सिक्किम हो जाएगा, और केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर पूछा जाए तो लक्षद्वीप आपका हो जाएगा जैविक खेती के रूप में। आगे क्वेश्चन बना है आपका, यहाँ पर देखिएगा इम्पोर्टेंट रूप से यहाँ पर बन गया है, केवल महिला चालक दल द्वारा एयर इंडिया विमान की सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक की उड़ान। यहाँ पर देखिएगा भारत की महिला शक्ति ने एक और इतिहास 11 जनवरी 2021 को उस समय रचा जब एयर इंडिया को सैन फ्रांसिस्को से बेंगलोर तक उड़ान आया था। यानी कि सैन फ्रांसिस्को यूएसए से बंगलौर तक उड़ान आया कि कॉर्पोरेट के कमान केवल महिला पायलट ने संभाला था। ये बहुत ही नारी शक्तिकरण के लिए बहुत ही गर्व की बात है हमारे देश के लिए। 16,000 किलोमीटर की लंबी उड़ान 4 महिला पायलटों की दल ने पूरी की। महिला कैप्टन, हाँ अब यहाँ पर क्वेश्चन उठ सकता है कि महिला कैप्टन कौन थे, तो महिला कैप्टन का नेतृत्व जोया अग्रवाल ने किया था। किसने किया था, जोया अग्रवाल के नेतृत्व में महिला चालकों के दल में 3 अन्य पायलट, और 3 अन्य पायलट कौन कौन थी, तन्मय पापागरी और कैप्टन आकांक्षा सोनावारे और कैप्टन शिवानी मीनासी। यानी कि कौन कौन थे, एक थे जया अग्रवाल ने नेतृत्व किया था, और इनके साथ कौन कौन थे, इनके साथ थे तन्मय पापागरी और आकांक्षा सोनावार और शिवानी मीनाहास। 4 गो कॉप लगे आप सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि महिला वाला किया गया है सैन फ्रांसिस्को से बंगलौर तक। दूसरा इम्पोर्टेंट बना है केवल महिला स्टाफ द्वारा मालगाड़ी का संचालन किया गया। ये भी क्वेश्चन है, जहाँ पर भी महिला अगर वर्ड आ जाए तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें देखिएगा कि पश्चिम रेलवे के मुंबई मंडल में 5 जनवरी 2021 को इतिहास रच दिया गया जब बसाई रोड स्टेशन में बड़ोदरा तक मालगाड़ी के संचालन केवल महिलाओं के स्टाफ द्वारा किया गया। लोको पायलट से लेकर गार्ड तक की जिम्मेदारी महिला कर्मियों द्वारा संभाले गए। दल के नेतृत्व लोको पायलट कुमकुम डोंगोर ने किया था। किसने किया था, कुमकुम डोंगोर ने किया था। जबकि सहायक लोको पायलट उदिता वर्मा रही। इंदौर से एमबीए कर चुकी आकांक्षा राय जो अप्रैल 2019 में रेलवे से जुड़ी थी, कुटकास्ट के रूप में भी शामिल रही थी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछेगा कि कौन सा रेलवे, तो पश्चिम रेलवे आपका याद रखिएगा, और मुंबई मंडल में हुआ था। आगे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, देश की पहली बार चालक रहित मेट्रो रेल का परिचालन। जब भी अगर पहली शब्द अगर जुटा हुआ रहता है तो कतई जहर क्वेश्चन रहता है, वो निश्चित रूप से एग्जाम में आपको आएगा। तो देश की पहली बार चालक रहित मेट्रो चलन का प्रकाशन कहाँ किया गया है, दिल्ली एनसीआर में किया गया। देख लेते हैं आप लोग। देश में पहली स्वचालित मेट्रो रहित दिल्ली एनसीआर में संचालित की गई है। दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर 37 किलोमीटर रूट मार्ग
पर इस स्वचालित रेल सेवा के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 28 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झंडी दिखाई गई थी। आप लोग इस यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झंडी यहाँ पर दिखाई और उसी के साथ देश की पहली बार चालक रहित मेट्रो का परिचालन क्या किया, कहाँ से किया गया है, दिल्ली एनसीआर से स्वचालित किया गया है। ठीक है, आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। यहाँ पर आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो देखें। यहाँ पर अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट न्यूज और बना है, प्रवासी दिवस पर 16वां प्रवासी दिवस मनाया गया है। यहाँ पर देख रहे होंगे और 16वां पर एकदम कथाई जहर है कि 16वां पूछ सकता है कि 16वां प्रवासी दिवस का यहाँ पर थीम क्या था। तो यहाँ पर थीम क्या है, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। क्या है, आत्मनिर्भर भारत में योगदान यहाँ पर थीम था। यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इस बार जो 9 जनवरी 2021 को प्रवासी भारतीय दिवस हुआ है, वो कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस है। तो 16वें प्रवासी भारतीय दिवस है। कोविड-19 महामारी के कारण ये कॉन्फ्रेंस वर्चुअल रूप से हुआ था। जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से हमारा पूरा फोकस वर्चुअल तरीके से होने लगा, इस बार भी वर्चुअल तरीके से हुआ है। और इसमें विषय तो बता ही दिए क्या है था, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी मुख्य भाषण दिया। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये भारतीय मूल से संबंधित हैं और इन्होंने मुख्य भाषण दिया था। और समापन सत्र में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों को संबोधित किया। तो मुख्य रूप से 4 क्वेश्चन बन जाता है कि इसका विषय क्या था। तो विषय में आप लोग टिक लगाइएगा, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। दूसरा पूछ सकता है कि कौन सा संस्करण था, 16वां संस्करण था, 9 जनवरी 2021 को। और कोविड-19 के कारण ये कॉन्फ्रेंस वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया था, तो इसका उद्घाटन आपका नरेंद्र मोदी साहब ने किए थे। और इसमें मुख्य भाषण किसने दिया था, तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने दिया था। और समापन किसने किया था, तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। प्रवासी भारतीय दिवस को नियमित रूप से मनाने का उद्देश्य विदेश में रहने वाले भारतीय समुदाय का भारत सरकार का संबंध मजबूत करना है और उनकी जड़ों के साथ फिर से जोड़ना है। दुनिया भर में 210 देशों में लगभग 3 करोड़ 20 लाख भारतवंशी रहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस बार आप बीपीएससी के एग्जाम दिए होंगे तो उससे भी एक रिलेटेड क्वेश्चन था कि किस देश में भारत मुल्क के लोग रहते हैं। भारत ने 9 से 11 जनवरी 2003 के दौरान प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजित किया गया, यानी कि 3 से ही होते आ रहा है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का सुझाव इसलिए दिया जाता है कि क्योंकि पहले ही बता दिया कि इसी दिन राष्ट्रपति महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व करने के लिए अफ्रीका से भारत आए थे। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि इस बार की भारतीय प्रवासी दिवस का थीम क्या है, विषय क्या है, कौन सा है, कितना तारीख मनाया गया, पहली बार कब मनाया गया था, इसमें नेतृत्व किसने किया, भाषण किसने किया, समापन का किसने किया, कब से मनाया जा रहा है, आप लोग को अच्छे रूप से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि प्रवासी भारतीयों की अधिक संख्या वाले देश, आप लोग एक बार हम जरूर देख लें। ये क्या है, विदेश मंत्रालय का स्रोत से दिया गया है। इसमें है प्रवासी भारतीयों की अधिक संख्या वाले देश जो दिसंबर 2018 में संकलित किया गया है। आईईसी से ये क्वेश्चन आया था। ये मैं टेलीग्राम पर आपका पीडीएफ डाल दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। किशोर जीएस एकेडमी आप सर्च करिएगा तो टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और इसमें सब दिया गया है, जैसे कनाडा का दिया गया, अमेरिका में कितना लोग रहते हैं, त्रिनिदाद और टोबैगो में कितना देश रहते हैं, सबका दिया हुआ। अगर सबको मैं बताने लगूँ तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे।
एक क्वेश्चन आपका बना है मानव विकास रैंकिंग से बना है कि यूएन और मानव विकास रैंकिंग किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो मानव विकास रैंकिंग हर एक वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रति वर्ष जारी किया जाता है। और इस बार भारत का रैंकिंग 189 देशों में 131 नंबर पर था। 189 देशों में 131 नंबर पर था। और 2019 में भारत का रैंकिंग 129 नंबर पर था। तो देखिएगा कि इस बार 2 रैंकिंग का नुकसान हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है, सबका दिया हुआ कि प्रथम स्थान पर किसका रैंकिंग है। तो हर एक साल की भांति इस साल भी प्रथम स्थान पर रैंकिंग नॉर्वे का ही रहा है। और पिछले साल भर भी रैंकिंग नॉर्वे का ही रहा था। दूसरा स्थान स्विट्जरलैंड का है। पूछेगा कि भारत के पड़ोसी नल्ला पाकिस्तान का कितना रैंकिंग रहा है। तो इस पर आप देख लीजिएगा कि नल्ला पाकिस्तान का कितना नहीं दिया हुआ है। लास्ट में किसका रैंकिंग है, तो अंतिम स्थान पर रैंकिंग है नाइजर का। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 3 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि इसमें भारत की रैंकिंग कितना है। तो भारत की रैंकिंग 131 है। कितने देशों में रैंकिंग है, तो 189 देशों में रैंकिंग है। ये आप याद रखिएगा। प्रथम स्थान पर किसका है, तो प्रथम स्थान आपका नॉर्वे का याद रखिएगा, नॉर्वे का याद रखिएगा। और लास्ट पर किसका है, तो लास्ट पर नाइजर का याद रखिएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे है कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष 2020 के बैलन डी ओर पुरस्कार क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, यानी कि रद्द कर दिया गया। इसका मतलब है कि इस बार किसी खिलाड़ी को बैलन डी ओर पुरस्कार नहीं मिला। और ये पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो याद रखिएगा कि ये पुरस्कार फ्रांस के द्वारा दिया। फ्रांस फुटबॉल ने इस वर्ष कोविड-19 संक्रमण के चलते यह पुरस्कार को रद्द कर दिया गया, 2020 में की गई थी। और इसके साथ ही महिला फुटबॉलरों को दिया जाने वाला बैलन डी ओ फेमिनन अवार्ड को भी क्या कर दिया, रद्द कर दिया गया। तो अगर दे दिया जाए कि 2020 में बैलन डी ओ पुरस्कार अगर 4 ऑप्शन है तो आप नन ऑफ द डीज मारिएगा, यानी कि गई भैंस पानी में, यानी कि इनमें से कोई नहीं। और आप लोग कंसंट्रेशन बना के रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें बताया जा रहा है जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक आप लोगों का मोटिवेशनल कोट बोलना चाहूँगा, जो पानी से नहाओगे, जब पानी से नहाओगे तो अपना लिबास बदलोगे, और पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदलेगा। इसी के साथ आप कड़ी मेहनत करते रहें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें। एक है जैविक विविधता या जैव विविधता हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन हुआ। क्या हुआ है, वन प्लेनेट सम्मेलन हुआ। कौन सा माह हुआ है, चौथा नंबर का हुआ है। और इसमें हम लोग देखेंगे चौथा नंबर का हुआ है, और इसमें देखेंगे कि एक किसके द्वारा हुआ है और कहाँ हुआ है। तो ये आपका पृथ्वी की जैव विविधता की रक्षा करने के ध्यान में रखते हुए हुआ है। इस बार एक बार हम लोग इसका विस्तार से देख लें। प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन फ्रांस ने 11 जनवरी 2021 को किया। किसने किया, तो फ्रांस ने किया। इसके कुछ कार्य वहीं पेरिस में व्यक्तिगत भागीदारी से हुई, जबकि अधिकांशतः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किए गए। और इस सम्मेलन का थीम क्या था, लेट एक्ट टुगेदर फॉर द नेचर, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर द नेचर। तो अब इसमें ज़्यादा चीज़ आपको ध्यान में नहीं रखना है, 2-3 बातें ध्यान में रखना है कि कौन सा संस्करण था, चौथा संस्करण था। इसमें कौन सा देश किया था, फ्रांस ने किया है। और फ्रांस ने किया है तो इसका उद्घाटन किसने किया, तो उद्घाटन के बारे में देख लें। यहाँ पर दिया हुआ है कि उद्घाटन यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव एंटोनियो गुटेरेस एवं विश्व बैंक ग्रुप के अध्यक्ष डेविड मालपास ने संयुक्त रूप से किया। यानी कि 3 लोगों ने किया। कौन कौन किया, फ्रांस के राष्ट्रपति एंटोनियो गुटेरेस, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास, और एक और ने किया था, एंटोनियो गुटेरेस ने किया था, यूएनओ को महासचिव ने किया था। और इसका हम लोग थीम क्या देख लिए, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर द नेचर। तो ये आप लोग एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और ये भी इम्पोर्टेंट है
आपका पॉइंट ऑफ व्यू से। एक यहाँ पर देख सकते हैं आपका दिया हो गया है भारत के बारे में, दिया सुरक्षा परिषद से रिलेटेड दिया हुआ है। आप लोग जानते हैं कि सुरक्षा परिषद में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो सुरक्षा परिषद में टोटल सदस्यों की संख्या 15 होती हैं, जिसमें अस्थायी सदस्य कितनी होते हैं, अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती हैं। और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितने होते हैं, अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है, और दोनों के मिला दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इसी में दिया हुआ है कि 2 वर्षों के लिए भारत को अस्थायी सदस्यता मिली, फिर से भारत को अस्थायी सदस्यता मिली, और 2 वर्षों के लिए भारत के अस्थायी सदस्यता मिली, तो कितने कौन सभी बार मिली थे। तो ये आपका याद रखिएगा कि आपको भारत को सुरक्षा अस्थायी देशों में यहाँ पर दिया हुआ है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता हेतु 5 देशों का चुनाव किया गया, और भारत ये जो है 8वीं बार, ये 8वां अवसर था। तो हम लोग देखेंगे कि कब कब भारत को अवसर मिला है, तो ये भारत का 8वां अवसर था। और 8वां अवसर किसके स्थान पर आया है, तो आप रखिएगा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के स्थान पर ये आपका स्थान मिला है, इंडोनेशिया के स्थान पर भारत को स्थान मिला है। जब भारत 2 वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, इससे पूर्व सुरक्षा परिषद में भारत 2-2 वर्षों के लिए 7 कार्यकाल के लिए कब कब बना है, 1950 से 51 में, 1967 से 68 में, 1972 से 73 में, 1977 से 78 में, 1984 से 85 में, 1991 से 92 में, और 2001 से 12 में। और इस बार भारत जो बन गया है 8वीं बार बन गया है। तो हम लोग देखते हैं कि 15 सदस्यों में कौन अस्थायी सदस्य है और कौन अस्थायी सदस्य है। तो अस्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य के बारे में हम लोग जानेंगे। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, यूएनओ में जो अस्थायी सदस्य रहता है उसको वीटो पावर मिलता है। अस्थायी सदस्यों को क्या मिलता है, वीटो पावर मिलता है। और यहाँ पर याद रखिएगा अस्थायी सदस्यों के बारे में कि अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है, इन 5 सदस्यों को सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार है। मैंने बताया कि इसको जो अस्थायी सदस्य होता है उसको वीटो पावर मिलता है। और ये आपका फेस से याद रख दे, FACE, फेस, फेस मतलब क्या हो गया, F से फ्रांस हो गया, A से आपका क्या हो गया, ए फ्रांस, ए से अमेरिका हो गया, सी से चाइना हो गया, ई से आपका इंग्लैंड हो गया, और हंसने एक आप रूस रखिएगा, यानी कि रुसने का बाद फेस देखने जैसा होता है, इस तरह से आप रुसने का फेस देखने जैसा होता है। तो रुसने में रूस हो गया, एफ से फ्रांस हो गया, ए से अमेरिका हो गया, सी से चाइना हो गया, और ई से इंग्लैंड हो गया। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और अस्थायी सदस्य कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसमें 2 कार्यकाल के लिए हुआ है, एक कार्यकाल के लिए हुआ है आपका क्या हुआ, 31 दिसंबर 2021 तक रहेगा। कौन कौन रहेगा, नाइजर रहेगा, ट्यूनीशिया रहेगा, वियतनाम रहेगा, सेंट विसेंट रहेगा, और ग्रेनाडाइस रहेगा। और 31 दिसंबर 2022 तक कौन कौन रहेगा, उसमें अपना भारत है, नॉर्वे है, मैक्सिको है, आयरलैंड है, केन्या है। तो आपको इतना याद करने का ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम रूप में टपक सकता है कि भारत कौन सी बार यहाँ पर संयुक्त महासचिव में आपका अध्यक्ष बना है, तो 8वीं बार बना है। और किसके स्थान पर बना है, तो ये भी याद रखिएगा, इंडोनेशिया के स्थान पर बना है। आगे आप लोग देखिएगा, यहाँ पर एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन बना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्या क्वेश्चन बना है कि PSLV 50 के जरिए संचार उपग्रह CMS-01 का प्रक्षेपण किया गया। किसका किया गया, CMS-01 का किया गया। ये आप लोग देखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, और इसरो का स्थापना कब हुआ था, 1969 में हुआ था। अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण या PSLV 50 ने स्वदेशी संचार उपग्रह CMS-01 का प्रक्षेपण कब किया गया, 17 दिसंबर 2020 को। और ये कहाँ से होता है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होता है। तो ये आप लोग एक देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 2020 अब तक का 8वां सबसे गर्म वर्ष रहा।
तो 2020 अब तक का 8वां। तो इससे पहले कौन कौन देश था वो भी देखने का प्रयास करेंगे। तो कौन इस बार 2020 8वां बना था। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बीता वर्ष 2020 1901 के पश्चात अब तक का 8वां सबसे गर्म वर्ष रहा है। भारत में 2020 के दौरान जलवायु के संबंध में विभाग की 5 जनवरी 2021 से 5 जनवरी 2021 की एक विज्ञप्ति में बताया गया कि 2020 के दौरान देश में भूमि की सतह से ऊपर हवा के औसत तापमान समान से 0.09 डिग्री सेल्सियस शिखर से अधिक रहा है, जो 1901 जब से भारत में देश भर की मौसम संबंधी रिकॉर्ड रखने की शुरुआत हुई के पश्चात 8वां सबसे अधिक है। क्या है? 8वां सबसे अधिक है। तो जानते हैं किससे पहले कब कब रहा है। तो 1901 के पश्चात सर्वाधिक गर्म वर्ष 2016 को माना जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 1901 के पश्चात सर्वाधिक गर्म वर्ष कब मनाया जाता है। 2016 को मनाया जाता है, जब औसत तापमान समान से 0.7 डिग्री सेल्सियस से अधिक था। उसके पश्चात 2009 रहा है, उसके बाद 17 रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस बार का ध्यान रखना है कि कितना बार रहा है। तो ये आपका 8वीं बार रहा है। तापमान से रिकॉर्ड आपका स्तर पार कर लिया। और सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है, तो आपको याद रखना है कि 2016 याद रखना। उसके अलावा आप याद ना भी करिएगा तो आपको चल जाएगा। उसके अलावा हम लोग देखते हैं एक वन मंत्रालय की रिपोर्ट जारी किया गया है तेंदुओं के बारे में कि तेंदुओं की संख्या में 62.5% की वृद्धि हुई है। हम लोग देखते हैं कि कितना अभी वर्तमान में तेंदुओं की संख्या है। तो यहाँ पर पूरा विस्तार से दिया हुआ है कि तेंदुओं की संख्या के संबंध में मंत्रालय के स्टेटस ऑफ द लियोपार्ड इन इंडिया 2018 रिपोर्ट पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने 21 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में जारी की गई। इससे पूर्व देश में 2018 में बाघों की संख्या जारी किया गया था। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि बाघ इंटरनेशनल टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। और बाघों की संख्या कितनी थी, 29 यानी कि 2967 बाघों की संख्या थी। और ये इस बार क्या जारी किया गया है, आपका तेंदुओं के लिए जारी किया गया है। और जिसमें बताया गया है कि 2018 में 12,852 तेंदुओं की कुल संख्या आंकी गई है। कितना? 12,852 आंकी गई है, जो 2014 से 62.5% की वृद्धि हुई है। 2014 में 7,910 देखा गया था। आगे हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट के रूप में यहाँ पर एक इकोनॉमिक परिदृश्य बना, आर्थिक परिदृश्य क्वेश्चन बना है कि भारत में एफडीआई अंतर्प्रवाह के स्रोतों में सिंगापुर के बाद दूसरा स्थान अमेरिका का हुआ। मॉरिशस अब चौथे स्थान पर हुआ। तो यहाँ पर देख लें कि भारत में विदेश प्रत्यक्ष निवेश, जिसको एफडीआई कहते हैं, का सबसे बड़ा स्रोत सिंगापुर पिछले कुछ वर्षों से बना हुआ था, जिसके पश्चात दूसरा मॉरिशस का स्थान रहा। यहाँ पर देखेंगे दिया हुआ है जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये अमेरिका का सबसे बड़ा भारत के बढ़ते हुए आर्थिक संबंधों का सूचक है, जो 2019-20 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अपने से भी पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम पर, वहाँ से आप विस्तार पूर्वक भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक दिया हुआ है भारतीय नौसेना का रक्षा अभ्यास की सी विजिल 2021। ये आप लोग देखिएगा क्या इसमें दिया हुआ है। तो इसमें है कि भारतीय नौसेना का 2 दिवसीय अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2021 12 से 13 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ। नौसेना का यह सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास 7,516 किलोमीटर के तटीय क्षेत्र, हम लोग जानते हैं कि तटीय क्षेत्र की लंबाई कितना है, 7,516 है, जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। आर्थिक क्षेत्र में संपन्न किया गया। सभी 13 तटीय राज्य केंद्र शासित क्षेत्र व तटीय समुदायों सहित सभी अन्य समुद्री हितधारक इस रक्षा अभ्यास में शामिल थे। नौसेना का ऐसा पहला तटीय रक्षा अभ्यास 2019 में संपन्न हुआ था, यानी कि 2019 में संपन्न हुआ था। और इस बार द्विवर्षीय है, मतलब 2 सालों का होता है। तो ये इस बार कितना था? दूसरा था।
एक सुभाष चंद्र बोस के बारे में है। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते होंगे कि हाल ही में 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जयंती मनाया गया। और कौन सी जयंती थी? 125वीं जयंती थी। और 13 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, कटक के उड़ीसा में हुआ था। और इसमें इसी भय तरीके के लिए उस समिति का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री को सौंपी गई थी। अब प्रधानमंत्री श्री मोदी की अध्यक्षता में गठित 85 सदस्यीय समिति के केंद्रीय गृह मंत्री कौन कौन थे? श्री अमित शाह थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थे, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्रियों, नेताजी के परिवार व आज़ाद हिंद फौज से जुड़े लोगों के अतिरिक्त अनेक जानी मानी हस्तियों को भी शामिल किया इसमें। आगे हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक परिदृश्य से भी एक क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि भारत 2020 में छठी बड़ी अर्थव्यवस्था रहने के पश्चात, यानी कि 2020 में भारत कौन सी अर्थव्यवस्था रही है? तो छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रही है। 2025 में पुनः 5वीं बड़ी तथा 2030 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। ये किसका है? तो ये आपका है ब्रिटेन थिंक टैंक का रिपोर्ट है। ब्रिटिश थिंक टैंक रिपोर्ट मानती हैं कि 2020 में कोविड-19 के बावजूद भारत 2020 में छठी बड़ी अर्थव्यवस्था रही और निश्चित रूप से 2025 तक भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी और 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो ये याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ जाएगा ब्रिटिश थिंक टैंक रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो 2030 तक बन जाएगी। यहाँ पर फिर से एक साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आया है कि रूस का हैवी लिफ्ट रॉकेट अंगारा A5, तो आप याद रखिएगा कि अंगारा A5 किसके द्वारा? तो ये रूस के हैवी लिफ्ट रॉकेट है। यहाँ पर पूरा दिया हुआ है कि 14 दिसंबर 2020 को किया गया था और इस परीक्षण के तहत डमी पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने में सफलता अंगारा A5 ने प्राप्त किया था। किसने किया था? अंगारा A5 में प्राप्त किया था। रूस का ये सबसे पहले अधिक शक्तिशाली हैवी लिफ्ट रॉकेट 20.5 टन वजन वाले पेलोड को 200 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा में तथा 5.4 टन वजन वाले पेलोड को भू स्थानांतरण कक्षा में GTO में स्थापित करने की क्षमता रखता है। अंगारा A5 का दूसरा परीक्षण है। इसका पहला परीक्षण 6 वर्ष पूर्व 23 दिसंबर 2014 को किया गया था। यानी कि इस बार अंगारा लाइन का क्यों परीक्षण दूसरा है? इससे पहले 2014 में किया गया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण बताया। इसके बाद हम लोग देखेंगे चीन का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गेफोन 14। तो आप लोग ये धोखेबाज चीन से याद रख सकते हैं कि गाओफेन 14 किसका है? तो गाओफेन 14 आपका चीन का है, जो पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए उपग्रह को छोड़ा गया है और यही पृथ्वी के निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है विस्तार से कि क्या दिया हुआ है कि गोफेन उपग्रह की श्रृंखला चीन की पृथ्वी के अवलोकन उपग्रहों की श्रृंखला है और ऐसे पहला गेफोन 1 उपग्रह का प्रक्षेपण 26 अप्रैल 2013 को किया गया। यानी कि पहली बार कब किया गया था? 26 अप्रैल 2013 को ही किया गया था। जबकि पिछला कब किया गया? पिछला किया गया था 13 अक्टूबर 2020 को किया गया था। एक आपका नियुक्ति से संबंधित है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक रेलवे से है और एक क्वेश्चन कतई रूप से आपका निश्चित रूप से NTPC एग्जाम में टपकेगा और 1-2 बार टपका भी है। यहाँ पर देखिएगा कि सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सह CEO बन गए हैं। कौन बन गए हैं? तो सुनीत शर्मा बन गए। सुनीत शर्मा ये पूर्वी रेलवे जनरल मैनेजर से रहे। सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO बन गए हैं। इस पद पर श्री वीके यादव के स्थान किसके स्थान लेंगे? वीके यादव के स्थान लेंगे।
और आगे है कि चेतन शर्मा को भारतीय क्रिकेट टीम का चयन समिति के अध्यक्ष बनाया गया है। यानी कि क्रिकेट टीम के चयन समिति के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? चेतन शर्मा बन गए हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 2020 का इम्पोर्टेंट, मतलब क्या क्या घटना इम्पोर्टेंट हुआ था, तो एक बार इसको नज़र से देख लेते हैं, एक नज़र में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर सबसे पहले कोविड-19 के बारे में, कोरोना का कहर दिया हुआ है। ये तो आप लोग भली भांति से परिचित होंगे कि वुहान चीन से ही कोरोना का ये मामला पहली बार देखने को मिला था और फिर दिने दिन ये भारत में आया और भारत के सभी राज्यों में फैल गया। उसके बाद कोरोना का रोकथाम के लिए भारत में दुनिया का सबसे बड़े लॉकडाउन कब घोषित किया गया था? 25 मार्च को घोषित किया गया था। कोरोना महामारी के कारण हुए नुकसान का सामना करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज 12 मई को दिए गए थे। और इस आप में PDF मैं डाल दूंगा, आप निश्चित रूप से इसके बारे में टोटल जानकारी ले लीजिएगा, खेल से भी दिया हुआ है। आगे 2020 के बारे में दिया हुआ है। 2020 में भी इम्पोर्टेंट रूप से दिया हुआ है, कोरोना का कहर है और क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है वो भी दिया हुआ है। ये आपका पाकिस्तान में एक सूरतगढ़ के पास भारतीय वायुसेना MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, वो मैंने दिखाने का प्रयास किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इससे क्वेश्चन टपकेगा ही टपकेगा, आप लोग अभी तक इंतजार कर रहे होंगे कि समसामयिक महत्वपूर्ण तथ्य क्यों नहीं आ रहा है, तो अब आएगा। जो पीछे डिस्कशन किए हुए हैं वो आपको मिलेगा और जो छूट किया होगा निश्चित रूप से इसमें शामिल हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल ना छोड़ें और इसको पूरा आप लोग सही तरीके से देखें। इसमें हम लोग देखेंगे, दोनों इसमें शामिल होगा, आर्थिक परिदृश्य भी शामिल होगा, राष्ट्रीय परिदृश्य भी शामिल होगा और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य भी शामिल होगा। ठीक है, तो इससे पहले मैं बताऊं, उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट आपको बताता हूं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसले को कहा तेरी बस की बात नहीं, हौसले ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आप लोग जरूर आप चैलेंज करें, दूसरों को हराने के नज़रिए से नहीं, अपने आप को जीतने के नज़रिए से। दूसरों को हरा कर आप खुश अपने आप जीतिएगा तो आपके माता पिता का सपना पूरा होगा। तो आइए इसी मोटिवेशनल कोर्स से महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं जो निश्चित रूप से आपका एग्जाम में आपका इम्पोर्टेंट होगा। आइए सबसे पहले देखते हैं ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको है शॉर्ट फॉर्म में TCIL के प्रबंधन निदेशक विनीत अग्रवाल। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक कौन है? तो विनीत अग्रवाल ने किस संस्था के प्रेसिडेंट के पद दिसंबर 2020 में ग्रहण किया है? यानी कि प्रेसिडेंट ग्रहण कर लिया है। तो ये आपका है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एचोसैम, यानी कि एचोसैम का ये आपका अध्यक्ष अब इनको चुन लिया गया है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन बना है कि किस राजनीतिक जनता दल ने, यानी कि यूनाइटेड का नीतीश कुमार द्वारा अध्यक्ष पद त्यागने के बाद दिसंबर 2020 में बनाया गया है? कुछ दिन पहले यहाँ पर बिहार में चुनाव हुआ था, तो बिहार का मुख्यमंत्री 7वीं बार नीतीश कुमार बने हैं। तो नीतीश कुमार ने क्या किया? अध्यक्ष पद से त्याग दे दिया। उसके बाद किसको बनाया है? रामचंद्र प्रसाद सिन्हा को बनाया है। किसको? रामचंद्र प्रसाद सिन्हा को बनाया है। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि वर्तमान चेयरमैन आपका के सिवन के हैं, जो आपका इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया 14 नवंबर 2022 था। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि के सिवन ही वो आदमी हैं जिनके प्रयास से चंद्रयान थ्रू चंद्रमा के सतह को सूते सूते रह गया था। यानी कि ए चंद्रयान 2 22 जनवरी। एक क्वेश्चन बार बार NTPC एग्जाम में आ रहा है कि चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया? तो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। आगे क्वेश्चन, ये मैंने आप लोग को डिस्कशन भी किया कि किस व्यक्ति ने भारत के रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन मुख्य अधिकारी का पद 1 जनवरी 2021 से ग्रहण किया है? तो सुनीत शर्मा। इसमें ज़्यादा बताने को है नहीं है।
आगे, अमेरिकी प्रकाशक पीटर बुंडालो द्वारा स्थापित $5,000 का रवीन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2020 दिसंबर 2020 में पत्रकार लेखक राजकाल को उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया। यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन तो है कि रवीन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार किसको दिया गया है, तो एक क्वेश्चन ही आ सकता है कि रवीन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार किनको दिया गया। तो रवीन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार जो दिया गया है पीटर बुंडालो को दिया गया। किसको दिया गया है? पीटर बुंडालो को दिया गया है। और पीटर बुंडालो को किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो सिटी एंड द सी, द सिटी एंड द सी के लिए दिया गया है। आगे क्वेश्चन है कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसको इफ्को कहते हैं, द्वारा प्रसिद्ध हिंदी उपन्यासकार एवं लेखक श्री लाल शुक्ल की स्मृति में स्थापित साहित्य सम्मान 2020 किसको दिया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि क्या याद रखना है इसमें कि साहित्य सम्मान 2020 किसको दिया गया है, तो आपका नरेंद्र को दिया गया, नरेंद्र को दिया गया है। ये आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन मैं उसमें डिस्कशन भी किया कि लीजन ऑफ द मेरिट किसको दिया गया है, तो आपका नरेंद्र मोदी को दिया गया है, जो अमेरिका के प्रतिष्ठित सम्मान है। इसमें ज़्यादा डिस्कशन करने वाली बात नहीं है। आगे इम्पोर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसको यूनेस्को बोलते हैं, द्वारा 2021 से बांग्लादेश के संस्थापक कहे जाने वाले व्यक्ति के नाम से क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए $50,000 का प्रति 2 वर्ष के लिए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की है। यानी कि बांग्लादेश का संस्थापक कौन माने जाते हैं? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। और शेख रुजमान को बंगबंधु दिया हुआ इसलिए टाइटल लगा हुआ, और इसी के सम्मान में क्रिएटिव इकोनॉमिक के लिए $50,000 प्रति वर्ष दिए जाने का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की गई है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि फीफा द्वारा 2019-20 के दौरान प्रदर्शन के आधार पर किस पुरुष एवं महिला खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एवं सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। यानी कि फीफा द्वारा किसको सर्वश्रेष्ठ पुरुष एवं सर्वश्रेष्ठ महिला का खिताब दिया गया है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ पुरुष में आपको दिया गया रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, और रॉबर्ट लेवांडोव्स्की कहाँ के हैं? पोलैंड के हैं। और लूसी ब्राउन्ज, इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि रॉबर्ट लेवांडोव्स्की किस खेल से संबंधित हैं, तो फुटबॉल से संबंधित है। लूसी ब्राउन्ज किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित हैं। लूसी ब्राउन्ज कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। और रॉबर्ट लेवांडोव्स्की कहाँ के हैं? पोलैंड के हैं। आगे क्वेश्चन है कि किस पुर्तगाली फुटबॉलर खिलाड़ी ने वर्ष 2020 में सराहनीय खेल प्रदर्शन के लिए गोल्डन फुट पुरस्कार दिया गया है। यानी गोल्डन फुट पुरस्कार, ये गोल्डन फुट पुरस्कार एक शूज होता है जो सोने का होता है, वो किसको दिया गया है? तो ये आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया, फेमस फुटबॉलर खिलाड़ी हैं। और ये कहाँ के हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो? तो ये आप याद रखिएगा, ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और इन्हीं को दिया गया है गोल्डन फुट पुरस्कार। आगे आप लोग क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन रहा है कि BBC का 2020 का स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार, स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार फॉर्मूला 1 के रेस चैंपियन किसे प्रदान किया गया है? तो ये आपका लुइस हैमिल्टन को प्रदान किया गया है। आगे क्वेश्चन है, ये मैंने डिस्कस भी किया था कि ICC द्वारा दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का सर गॉरफील्ड सोबर पुरस्कार किस भारतीय खिलाड़ी को दिया गया है? तो तीनों मतलब के प्रारूपों में शामिल किया गया है, विराट कोहली को दिया गया है। आगे क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2021 को मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया था? क्योंकि ब्रिटेन ने फिर से कोरोना का
यहाँ पर परिक्रमण देखने को मिला था। तो वहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आने से मना कर दिया था, यानी भैंस गई भैंस पानी में। और इस बार दूसरी बार ऐसा हुआ है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस बार कोई मुख्य अतिथि शामिल नहीं हुए हैं। इस ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस मैंने डिस्कशन भी किया कि भारत के पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री द्वारा 21 दिसंबर 2020 को जारी भारत में तेंदुओं की संख्या से संबंधित टेस्ट ऑफ लियोपर्ड इन इंडिया 2018 रिपोर्ट भारत में तेंदुओं की संख्या 1252 बताई गई थी। किस राज्य में इनकी सर्वाधिक संख्या है, यानी कि तेंदुओं की कुल संख्या कितना है तो 12,852 है। और किस राज्य में सबसे अधिक है, मध्य प्रदेश है। अब मध्य प्रदेश में कितना तेंदुआ है, 3,421। आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आएगा कि किस राज्य में तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है, तो मध्य प्रदेश में है। ये क्वेश्चन मैंने डिस्कशन किया था कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो बोलते हैं, ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV XLC-50 के द्वारा किस कम्युनिकेशन सैटेलाइट का सफल परीक्षण 17 दिसंबर 2020 को किया है। तो किसका किया है, CMS-01 का किया है। किसका किया है, CMS-01, किसका, CMS-01 का किया है, 01 का किया है। आगे क्वेश्चन बनता है कि सिक्किम में पहला ग्लास पुल स्थित है, यानी कि सिक्किम में पहला ग्लास पुल स्थित है। ऐसा दूसरा ग्लास पुल पर्यटन के लिए बिहार में कहाँ लॉन्च किया गया है, राजगीर में लॉन्च किया गया है। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पहला ग्लास पुल कहाँ स्थित है। आप राजगीर नहीं मार दीजिएगा, इससे पहले भी सिक्किम में बनाया गया है और बिहार में दूसरा है, और एक कहाँ, राजगीर में बनाया गया है। आगे क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आयोग योजना को किस नाम से जम्मू कश्मीर संघीय क्षेत्र में 26 दिसंबर 2020 को प्रारंभ किया गया। ये किया गया है सेहत योजना, PM जय सेहत योजना। आगे क्वेश्चन बना है, अमेरिका में 20 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किसे ग्रहण किया। तो हम लोग सभी भली भांति हैं, जो बाइडन बना है। और जो बाइडन के बारे में दो चीज़ें याद रखिएगा, ये 46वें प्रेसिडेंट अमेरिका के बने हैं और 21 पार्टी से संबंधित है। तो ये संबंधित हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं। किस पार्टी से, डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं। और कमला हैरिस, और एक कमला बुआ के रूप में याद रखिए, कमला बुआ मैं इसलिए यहाँ पर बोल रहा हूँ कि भारतीय मूल के हैं, इनके माता पिता तमिलनाडु से संबंधित हैं। और इनके बारे में याद रखिएगा, ये 49वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं और भारतीय मूल के प्रथम है, और भारतीय मूल के क्या है, प्रथम है। तो यह विशेष रूप से याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत ने किन 3 राष्ट्रों में भारतीय मिशन 2021 को स्थापित करने के लिए दिसंबर 2021 में निर्णय लिया है। तो वो 3 देश है, एस्टोनिया, एजेम्पे, डोमिनिक गणराज्य है। और मैंने ये बात को डिस्कशन किया था कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा 2020 में 16 दिसंबर को जारी मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है। तो मैंने क्या बताया कि 2020 में 131 हो गया है 189 देशों में, और 2019 में कितना है, तो 2019 में आपका 129 इसका रैंकिंग था। प्रथम नंबर पर कौन है, नॉर्वे हैं, और इस बार भी नॉर्वे है, और नाइजर का स्थान अंतिम दिया गया है। ठीक है। और लास्ट का 2 क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस अमेरिकी का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए स्पेस एक्स की तीसरी उड़ान तथा नासा के 2020 के प्रस्तावित चंद्र मिशन के लिए चयन किया गया है। तो किसको चयन किया गया है, राजा जॉन वुड पुतुरचारी को शामिल किया गया है। और लास्ट का क्वेश्चन है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र
कि किस संस्था की सदस्यता 2 वर्ष के लिए 11 जनवरी 2021 ग्रहण की है? सुरक्षा परिषद के लिए। और सुरक्षा परिषद के बारे में मैंने बताया कि सुरक्षा परिषद में टोटल सदस्यों की संख्या 15 है, जिसमें अस्थायी सदस्य जो है 5 है और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। और अस्थायी सदस्यों में भारत इस बार शामिल हुआ है। कौन सी बार? 8वीं बार शामिल हुआ है। और किसके स्थान पर शामिल हुआ है? इंडोनेशिया के स्थान पर शामिल हुआ है। इंडोनेशिया के स्थान पर शामिल हुआ है। और अस्थायी के सदस्यों में आप 5 को याद रखिएगा कि जो अस्थायी सदस्य रहता है उसको वीटो पावर प्राप्त है। और उसे कौन है? तो आप ट्रिक के साथ याद रखिएगा कि रूसने के बाद फेस जो होता है देखने जैसा होता है, तो FACE यानी कि रूसने के बाद से रूस हो गया, F से फ्रांस हो गया, A से अमेरिका हो गया, C से चाइना हो गया और E से इंग्लैंड हो गया। इसके साथ ही यहाँ पर जितना है इम्पोर्टेंट इसमें समान ज्ञान दर्पण में बना था मैंने डिस्कशन कर दिया। तो आप लोग इस वीडियो को आप एक बार धैर्यपूर्वक शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपको जरूर लाभ होगा। और इससे क्वेश्चन आने वाले एग्जामों में निश्चित रूप से आएगा ही आएगा, क्वेश्चन टपकेगा ही टपकेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।